आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आज जानकारी लेंगे। हम आगे पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि रसायन होता क्या है। तो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं। यदि वो तीसरा पदार्थ वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते तो हम उसको कहेंगे रसायन, और अगर हम उस चीज़ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो वो हो जाती है भौतिक। तो इसी का बेस लेते हुए, इसी का आधार लेते हुए हम आगे ये जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों हैं और इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ है, हम बनाते हैं, दो पदार्थ हम आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको डिफाइन करने के लिए हमें काफ़ी बड़ा एक लेक्चर देना पड़ता है। साइंटिस्ट ने इसी को बेस मानते हुए कि भाई इसको कैसे छोटे से छोटे रूप में प्रदर्शित करें, और आज ज़माना भी वही है कि शॉर्ट एंड स्वीट का। तो इस शॉर्ट एंड स्वीट को, रासायनिक अभिक्रियाओं को शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए उनको एक संकेतबद्ध तत्वों को उनको संकेतबद्ध करके लिखा जाता है, उनकी परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। तो वो एक तरीका होता है जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी ये आगे इसको ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम आगे अपने सिलेबस पे आते हैं। आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार काम करती हैं। जैसे हम घरों में भी देखते हैं, दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले से उठते हैं, तो उठने के बाद जो हम चाय पीते हैं, तो चाय भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे देख सकते हैं कि जब हम दूध में शक्कर पत्ती मिलाते हैं तो चाय बन जाती है, और हम वापस उसको प्राप्त नहीं कर सकते कि शक्कर या दूध उसको अलग अलग कर लें। तभी मेरे वीडियो बनाने के साथ साथ मेरी क्लास भी है, तो मैं दोनों को अटेंड कर रही हूँ। तो इसको देखने के लिए जैसे हमने पूजा करते हैं तो कपूर भी जलाते हैं। आपने देखा होगा, कपूर जलाने के बाद हम पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। और इसके अलावा अगर हम रसायन पर आएँ तो एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम धातु है। तो यदि उस रिबन को हमें वायु में जलाना है तो उसको जलाने से पहले हम उसको साफ़ करते हैं। तो साफ़ क्यों करते हैं? तो आपने देखा होगा कि धातुएं जो होती हैं क्रियाशील धातु होती है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सभी धातुएं क्रियाशील धातु हैं। ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम भी वही काम करता है। लेकिन हम जब उसको ऐसे लेके और तुरंत जलाते हैं तो जलने में दिक्कत होती है, लेकिन यदि हम उसको रेतमाल से साफ़ कर दें तो वो इजीली जलने लगता है। तो इसका कारण क्या है भाई कि उसको रेतमाल से साफ़ क्यों किया जाता है? एक क्वेश्चन बनता है 10th क्लास में। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उस पर जो वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्योर तो होती नहीं है, उसमें कई प्रकार की और गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन करेगी तो हाइड्राइड बनाएगी, और कार्बन करेगी कार्बोनेट बनाएगी। इन सब की परत उस रिबन पर जम जाती है, जिसके कारण वो इजीली नहीं जल पाता। तो उसको स्पष्ट लो उसकी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेतमाल से साफ़ करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको करने से समझने के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई अभी ये मैंने मौखिक आपको बता दिया। अब हम इसको यदि कॉपी पर और लिखेंगे तो कैसे लिखें? अब लिखेंगे, आप एक भाषा के रूप में लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। तो यदि ये सब ना करना पड़े कि हमें एक नज़र में वो चीज़ हमें समझ में आ जाए,
एक नज़र में समझ में आ जाए, इसके लिए हमें उसको एक तत्व के रूप में लिखना होगा कि कैसे उसके परमाणुओं को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ेंगे आगे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं। चूँकि दोनों की संयोजकता समान है, +2 होती है इसकी -2 होती है, बैलेंस है। रिएक्शन करेंगे तो MgO आएगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, और गैसें जो होती हैं वो कभी भी परमाणविक रूप में नहीं होती, आणविक रूप में होती है, इसलिए हम इसको लिख देंगे O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें यहाँ 2 परमाणु लेने होंगे। अब ये बन जाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को जलाने के बाद, अब हम इसको चूँकि गर्म कर रहे हैं, गर्म मीन्स जला रहे हैं, तो इसको हम एक सिंबल इसके एरो के ऊपर लिख देते हैं। यानी जो भी करेंगे, आप दबाओगे तो यहाँ पे दबाव डालना होगा, जलाओगे गर्म करोगे तो यहाँ पे उसका सिंबल ये लिखना होगा। क्या होता है, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि तुरंत हो जाती, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि उनको टाइम लगता है, या उनको अलग से कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ता है, जैसे गर्म करना, दबाना, या उनके अणुओं को बीच काफ़ी क्या कहते हैं प्रेशर डालना। तो जो भी आप इसकी कंडीशन होती है, या कोई भी धातुएं हैं उनकी उपस्थिति में होना, स्पेशल रिएक्शन होती है तो स्पेशल उसकी मेटल, स्पेशल उसका जो क्या कह सकते पॉट कह सकते हैं जिसमें इसको करना है, तो उसको हम एरो के ऊपर दर्शा देते कि भाई ये क्रिया हुई कैसे। तो ये अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 पदार्थ हमने लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये जो लेते हैं पदार्थ जिनकी आपस में क्रिया करवाई जाती है, तो ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो बनता है वो कहलाता है उत्पाद। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसके बीच में हम एक एरो दर्शाते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो का निशान लगाते हैं। तो ये सारी क्रिया पूरी कहलाएगी एक रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, रासायनिक समीकरण। तो आपका क्वेश्चन है आपके कोर्स में कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो कि जब 2 पदार्थ आपस में क्रिया करते और जो उत्पाद बनाते हैं उसको अगर हम एक संकेत रूप में लिखें और उस पूरी क्रिया को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो इसका आप एक फॉर एग्जांपल दे सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि दोनों की संयोजकताएं सेम होना चाहिए। संयोजकता सेम होने के साथ साथ इनके परमाणुओं की संख्या भी समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम में 2 हैं, ऑक्सीजन में 2 हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए भी परमाणुओं की संख्या हमने 2 लिखी है। तो ये संतुलित समीकरण कहलाता है। इसके अलावा मैं एक और फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं कि भाई कैसे इसको संतुलित करें। अगर नहीं है तो जैसे हम मान लें कि हमने फेरस आयरन इसकी क्रिया करवाई हमने किससे, पानी से। जो हम जंग लगती है ना पानी, नमी की उपस्थिति में पानी से क्रिया करवाई। अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं करते, हमने लिख दिया क्या बनता है वो लिख दिया कि Fe3O4 ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। अब हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, ये लिख दिया। अब इसमें हमें ये देखना है, ये जानना है कि क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे फेरस 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस लग रहा है अभी, लेकिन इसके हिसाब से देखें तो नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किस परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है और वो परमाणु किसके साथ जुड़ा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चाहे वो अभिकारक हो चाहे अभिक्रिया फल उत्पाद हो, दोनों में परमाणुओं की संख्या चेक करेंगे, परमाणुओं की संख्या किस में ज़्यादा होती है। तो जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4, यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं इसमें। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, पानी के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इसमें वही संख्या लिख देंगे। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। एक बात यहाँ हमने कर दी। अब हम देखें कि आयरन के भी 3 हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो अलग से परमाणु है लोहा, ये हमने लिख दिया 3। अब हमें बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, कहाँ रह गया चेक करना है। भाई यहाँ 3 है फेरस, तो यहाँ पे भी 3 कर दिए। और यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख दी। 4 दूनी 8 ये हो गए। 4 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन परमाणु। अब ये हो गया बैलेंस, ये हो गया संतुलित समीकरण। अब इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे उपस्थिति क्या ली, कि भाई इसमें क्या लिया, गरम किया, दबाया कि लंबे समय तक लिया, या रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है, जल्दी होती है कि धीमी धीमी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उससे ये भी पता चल जाए कि ये रिएक्शन जो है वो धीमी है, मंद रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मंद, धीमे धीमे ये क्रिया होती है। तो ये हो गई पूरी एक रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण हो गया। अब हम ये दोनों चीज़ें जानने के बाद, क्या जानने के बाद, रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे इसको संतुलित करते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे कि भाई ये अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो हम आपके कोर्स में जो जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो देख लेते हैं आपके कोर्स में। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दूसरी है
वियोजन। तीसरी है विस्थापन और चौथी है द्विविस्थापन। पांचवी उपचयन और अपचयन। आपको अपने कोर्स में ये 5 रिएक्शन पढ़नी है। 5 रिएक्शन के साथ साथ आपको और कई रिएक्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आप समझेंगे तो इसके साथ आपको समझ में आएगा कि क्रिया कौन सी हो रही है, ऊष्माक्षेपी। ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपने अगर आप संयोजन अभिक्रिया समझते हैं तो उसके साथ आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ सकेंगे, इसके बारे में जान सकेंगे। और वियोजन अभिक्रिया जानते हैं तो इसके साथ आप समझेंगे ऊष्मा शोषी, जो कि आपके कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। और ये एग्ज़ाम में आती है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, इनके बारे में लिखिए। तो आप एक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आपको एक क्रिया आपको फ्री मिलेगी, एक क्रिया का ज्ञान फ्री मिलेगा। और विस्थापन और द्विविस्थापन, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उपचयन और अपचयन जो है वो एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। ना इसके बिना ये हो सकती, ना इसके बिना ये हो सकती। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, एक साथ होती हैं, तब हम इस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स। तो मोटे तौर पे मैंने आपको इन रिएक्शन के बारे में बता दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इनके डिटेल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संयोजन प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है भाई, इस नाम से स्पष्ट है, संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ना, जिसमें दो पदार्थ, दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक पदार्थ बनाए। संयोजन हो गया दो अभिक्रियाओं का संयोजन होना, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्रिया किनके बीच होगी, दो अभिकारक होंगे। जब दो अभिकारक आपस में मिल करके एक अभिक्रिया बनाते हैं, तब हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, योगात्मक। और इसी में होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में अब क्या होता है, 10th में बच्चे छोटे रहते हैं, केमिस्ट्री वैसे भी टफ लगती है बच्चों को, क्योंकि वो हमारे वातावरण में हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, बहुत कम ऐसी होती है रिएक्शन जो हम देख सकते हैं। तो अगर एक उसके उदाहरण से दो अभिक्रियाएं समझ लें तो उससे क्या होता है, कम में हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। गागर में सागर भरना कहने। तो अब गागर में सागर हम कैसे भरेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने चूना लिया, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना जो आप लोग घरों में पुताई करते वो लिया। आप लोगों ने ये उदाहरण आपके घर में भी देखा होगा कि जो चूना हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और उसमें हम जब पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद ही उसमें ऊष्मा निकलने लगती है। तो हमने क्या लिया, ये चूना लिया। कौन सा चूना है ये, बिना भुजा, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें हमने डाला क्या, पानी। पानी डाला तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई।
जब ऊष्मा उत्पन्न होती है किसी भी अभिक्रिया में तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोनों आपस में जुड़ के बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, पानी, और बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अब इसके साथ हमने क्या सब जान लिया कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाई कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके लिए हम एक ये फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन के साथ हम समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, वियोजन मीन्स होता है टूटना। जब एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाता है तो वो वियोजन कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ किसी प्रकार से, चाहे हम उसको गर्म करें, अधिक दबाव डालें, कैसे भी दो पदार्थ बनाएं, टूट करके दो पदार्थ बनाएं, तो वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका एक हम उदाहरण जान सकते हैं या एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे इसी चूने को ही लेते हैं। अभी हमने चूना जो पोतने वाला होता है उसके बारे में जाना, और वियोजन में हम क्या जानेंगे, चूने के पत्थर। चूने का पत्थर क्या कहलाता है, जो हम खदान से प्राप्त करते हैं, साफ नहीं होता, उससे अभी चूना नहीं प्राप्त होगा। चूना तो जब हम भट्टी में डालेंगे, गर्म करेंगे, तब प्राप्त होगा। तो हम जैसे खदानों से जो प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं चूने का पत्थर। और चूने के पत्थर का सूत्र होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा वो संगमरमर। संगमरमर क्या है, चूने का पत्थर है। ठीक है, तो हम संगमरमर से तो पुताई नहीं कर सकते ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करके चूना बनाना होगा, यानी उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकालनी होगी। तो हम चूने के पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये है चूने का पत्थर, यह इसको कहेंगे हम संगमरमर। अभी तक आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, अब ध्यान दें। संगमरमर, जब संगमरमर को गर्म किया जाता है, ये गर्म का सिंबल है त्रिभुज, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये गर्म का। जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO+CO2, यानी ये हो गया बिना बुझा चूना, जो अभी हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा, और ये हो गई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन को एक बात और मैं बता दूं कि जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें ऐसे कोष्ठक में ये S लिखा है, ऐसा S लिखा है, यहाँ पे लिखा है G, किसी में L लिखा होता है, तो ये होता है S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड। यानी जो जिस अवस्था में होता है उसकी अवस्था को यदि हम दर्शाना है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। बहुत सी अभिक्रियाओं में ऐसा लिखा जाता है, लिखा रहता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, S, G और L जो लिखा होता है वो उस पदार्थ की अवस्था को शो करता है। तो ये हो गया आपका चूना और ये CO2 गैस। यानी कहने का मतलब एक पदार्थ था, इससे हमने दो पदार्थ प्राप्त कर लिए अभिक्रिया के दौरान, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। तो ये कब होगी, जब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे मीन्स हमने इसको ऊष्मा दी, जब ऊष्मा दी तो इसने ऊष्मा को अवशोषित किया, तब जाके ये टूटा। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी। तब ऊष्मा शोषी के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा
कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसके दौरान ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद जो रिएक्शन होती है वो कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों के बारे में आपने जान लिया। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो आप आसानी से दो अंतर बता सकते हैं, एक तो उसकी परिभाषा के रूप में और एक आपके उसके फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक उदाहरण दे करके ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो क्रियाओं के साथ चार क्रियाएं आपकी तैयार हो गई। इसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। नाम से स्पष्ट है विस्थापन, रिप्लेसमेंट, यानी इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ होते हैं, दो तत्व होते हैं जो एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी उसको हटा के, एक पदार्थ को हटा के खुद उससे जुड़ जाते हैं, तो ये कहलाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके और उससे क्रिया कर लेती है। तो कैसे करती है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया और इस लोहे की क्रिया, आयरन बोलते हैं इसको, आयरन की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? कॉपर सल्फेट से। दोनों धातु हैं, ये आयरन लोहा है, ये भी धातु है, और कॉपर ये भी धातु है। ये अधिक क्रियाशील है, धातु है ये, और कॉपर जो है वो इसकी अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। तो ये क्या करती है कि ये इसको हटा के सल्फेट से ये क्रिया कर लेती, स्वयं क्रिया कर लेती है, यानी जब क्रिया करेगी तो ये हट जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। कॉपर अलग हो गया और उसके साथ क्या जुड़ गया? सल्फेट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था, तो ये इससे क्रिया कर लेता है, इसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेंगे और उसमें कील डाल देंगे। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का। और जब आप कील उसमें डालोगे या लोहे की कोई भी वस्तु डालोगे और कुछ समय बाद देखोगे, करीबन आधा या 1 घंटे बाद, तो जो अभी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये ग्रीन कलर का क्यों हुआ? क्योंकि इस आयरन ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया और सल्फेट से इसने क्रिया कर ली, और फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ये बन गया फेरस सल्फेट। हम इसको लिख देते हैं कि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि भाई इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। इसका रंग कैसा होता है? हरा, और इसका होता है नीला। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन नाम से स्पष्ट है, इसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे ये हमने ले लिया द्विविस्थापन, यहाँ पे थोड़ा द्विविस्थापन,
यानी दोनों एक दूसरे, यानी दो पदार्थ लेंगे, पदार्थ जो क्रियाएं होती हैं वो दो पदार्थ के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक पदार्थ लिया सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं BaCl2 से। दो पदार्थ ले लिए। अब इसमें सोडियम सल्फेट में हम क्या देखेंगे, सोडियम सल्फेट क्या है, एक सोडियम और एक सल्फर है, सल्फेट है। और इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, दो इसमें है। तो जब ये क्रिया करेंगे, क्रिया करने के दौरान क्या होगा कि जो सोडियम है ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक, ऐसे इसमें ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो धन, हमने देखा रिएक्शन हमेशा धन और ऋण के बीच में होती है, धनायन और ऋणायन के बीच में होती है। यानी कहने का मतलब जिसकी संयोजकता धनात्मक होती है वो ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्व से क्रिया करता है। तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस, और ये बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आप लोग ये भी जानेंगे कि संतुलन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे दो सोडियम परमाणु, यहाँ दो क्लोरीन परमाणु, चूँकि इनकी एक एक होती है तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2NaCl लिया। दोनों है भी इधर और हमें 2NaCl, ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई NaCl2 लिख दें, क्यों, क्योंकि दोनों की समान है। ऐसे यहाँ पे दोनों समान है इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा BaSO4। यानी कहने का मतलब क्या देखा तुमने कि यहाँ पे सोडियम जो है वो क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, यानी बेरियम को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पे जो सल्फेट है वो ये कह सकते बेरियम जो है वो सोडियम को विस्थापित कर रहा है। तो एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे के जो सही साथी हैं उनसे क्रिया कर ली। तो यहाँ पे ये हम क्या कहलाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज आपने 4 रिएक्शन के साथ ज्ञान प्राप्त करके 6 रिएक्शन के बारे में जाना। आगे हम और भी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, उपचयन और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।